हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th परमाणु की संरचना। कक्षा 9th का रसायन शास्त्र का जो हमारे समक्ष यहाँ विज्ञान का चैप्टर आया है, परमाणु की संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम पॉइंट व्यू से। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये अपना महत्ता रखेगा। इसमें जो है हम परमाणु संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो भी MCQ के अंतर्गत। और ये जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखा जाए परमाणु की संरचना जो है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं जो है कक्षा 9 CBSE के अंतर्गत रसायन शास्त्र का जो है यहाँ चैप्टर परमाणु की संरचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हम यहाँ करेंगे MCQ वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसकी खासियत ये रहेगा कि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो बच्चे जो है यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है और टेक्स्ट को कोई भी जो है महत्ता नहीं देते हैं। यहाँ पर MCQ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या से डैश घटाकर की जा सकती है। आखिर हम परमाणु संख्या गणना किसको घटा कर सकते हैं? क्या ए परमाणु क्रमांक को, या बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या सी प्रोटॉन की संख्या को, या डी न्यूक्लियॉन संख्या को? तो यहाँ काफ़ी क्वेश्चन दिलचस्प है। आप इसका आंसर जो है मुझे बता सकते हो या अपने नोटबुक पर लिख भी सकते हो। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप जो है लिख लीजिए सही आंसर, और आप बाद में चेक करिएगा कितना आंसर आपको सही गया। तो इससे आपका ज्ञान का भी सही जो है प्रदर्शन हो जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या से डैश को घटाकर की जा सकती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है परमाणु क्रमांक की बात की गई है, तो क्या परमाणु क्रमांक को घटाकर हम गणना कर सकते हैं? क्या यह आंसर सही हो सकता है? नहीं, ये आंसर सही नहीं हो सकता। परमाणु को घटाकर हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर। क्या आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर ऐसा कर सकते हैं? ये संभव नहीं है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्या सी प्रोटॉनों की संख्या को घटाकर, क्या लगता है आपको कि प्रोटॉनों की संख्या घटाकर हम कर सकते हैं ऐसा? जी हाँ, ये गलत ऑप्शन है, इसको हम घटाकर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो है हमारा एक ही ऑप्शन रह गया है, न्यूक्लियॉन संख्या, यानी न्यूक्लियॉन संख्या डी ऑप्शन सही है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना द्रव्यमान संख्या से न्यूक्लियॉन संख्या को घटाकर की जा सकती है, तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियॉन संख्या। आप न्यूक्लियस संख्या के साथ यानी डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नोटेशन, यानी नोटेशन जो होती है ए एक जेड एक्स, यानी ए बटा जेड एक्स में प्रतीक एक्स दर्शाता है। यहाँ पर ये बात आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि नोटेशन में ए बटा जेड एक्स होती है, तो इसमें जो है एक्स किसका प्रतीक है? एक्स जो है किसका प्रतीक है? ए परमाणु क्रमांक की, बी परमाणु द्रव्यमान की, या सी द्रव्यमान संख्या की, या डी तत्व का रासायनिक का प्रतीक? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या मुझे कमेंट करके बता सकते हो पहले कि इसका आंसर क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे बच्चों की जो है कैपेबिलिटी यानी उसकी क्षमता का पता लगता है कि बच्चे कितना तेज़ है, कितने समझदार हैं। तो आप मुझे पहले ही जो है इसका मैसेज कर सकते हो कि मेरा आंसर ये सही था। चलिए अच्छी बात है, ये करना ये आपकी जो है इच्छा पर निर्धारित होता है कि आप ऐसा करते हो कि नहीं। लेकिन चलिए अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए नोटेशन जो होती है
ए बटा जेड एक्स होती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ लिया है कि एक्स जो है किसका प्रतीक है, क्या वो परमाणु क्रमांक की है? क्या हो सकता है परमाणु क्रमांक की? आपको क्या लगता है? नहीं, ये परमाणु क्रमांक तो नहीं हो सकता है, मुझे भी लगता है गलत, परमाणु क्रमांक तो होता ही नहीं सबसे पहली बात तो। क्या परमाणु द्रव्यमान? जी नहीं, परमाणु द्रव्यमान भी यहाँ पर सही आंसर नहीं है, इसका मतलब ए बी जो है एलिमिनेट हो गया। क्या आपको लगता है द्रव्यमान संख्या? हाँ, ये भी गलत है, क्योंकि ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि द्रव्यमान संख्या से हम नहीं, एक्स का प्रतीक जो है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नोटेशन में जो है एक्स में कैसे प्रतीक हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे समक्ष रह गया डी ऑप्शन, तत्व की रासायनिक प्रतीक। देखिए हाँ, ये सही ऑप्शन है कि तत्व का रासायनिक प्रतीक, यानी नोटेशन जो है ए और जेड एक्स में प्रतीक एक्स दर्शाता है तत्व के रासायनिक प्रतीक को, कि जो है रासायनिक इसमें क्या है। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण था, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? क्या एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, या परमाणु क्रमांक की बराबर होता है, या सी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, या डी न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है और इसका आंसर आपको बेखूबी देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसको काफ़ी अच्छा रहता है। आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको वहाँ पर जो है आंसर करना है, तो आपको पहले आंसर देना चाहिए इसको। चाहे आप कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख सकते हो या अपने कॉपी पे भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि आपने जरूर कोई ना कोई तरीका अपनाया होगा आंसर देने की। तो ये क्वेश्चन है कि एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती किसके बराबर है? एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती किसके बराबर है? ये परमाणु द्रव्यमान की? नहीं, ये परमाणु द्रव्यमान के बराबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब देखा जाए तो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन के साथ हम नहीं जा सकते। तो क्या बी परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? बी परमाणु क्रमांक, हाँ जी ये सही है, यानी बी ऑप्शन सही है आपका, परमाणु क्रमांक। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक की, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी लगाया था उनका आंसर सही है, और जिन्होंने बी नहीं लगाया था उनका आंसर गलत है। तो चलिए देख लेते हैं आगे हमारे समक्ष और क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना? 1.6 और 7 गुना 10 की पावर 27 किलोग्राम, बी 9.11 गुना 10 की पावर 31 किलोग्राम, सी 1.67 गुना 10 की पावर 27 ग्राम, या डी 9.11 गुना 10 की पावर -31 ग्राम। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो होती है ग्राम में नहीं होती है, यानी ग्राम की बात यहाँ पर बिल्कुल ही गलत बताई गई है। तो आप जो है यहाँ पर दो ऑप्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब हमारे समक्ष सिर्फ यहाँ पर द्वंद्व रह गया ए और बी में, क्योंकि हमें ये बात पता है, ऐसे ही आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान जो होती है कभी भी जो है ग्राम में नहीं होता है, हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब आपको जो है आंसर देना है ए और बी। अगर आप सही आंसर दीजिएगा तो 50-50 यहाँ पर चांस है। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो। जो भी माध्यम आपको लगता है कि आपका आंसर जो है मुझ तक पहुँच सकता है, वो माध्यम को जो है आप अपना सकते हो। तो आपने अपना आंसर दे चुके होगे, अच्छी बात है। आंसर तो मैंने पहले ही दो एलिमिनेट कर चुका हूँ। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो देखा जाए तो 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा कि 1.67 ये बहुत कम की रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बराबर तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है कि 9.11 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये सही है। यानी आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने
बी को सही चुना है, उनका आंसर जो है 1 मार्क्स उनको प्राप्त हो गया है, समझ लीजिए। और वो एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए आगे ऑप्शन है, आगे और भी क्वेश्चन है जिस पे वो आंसर अपना दे सकते हैं और पहले जवाब दे के जो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। देखा जाए तो हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि वो कण जो परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं, यानी वो कण जो परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या बी प्रोटॉन कहते हैं, या सी न्यूट्रॉन कहते हैं, या डी नाभिक कहते हैं? तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आप अपना आंसर जो है कमेंट करने के साथ साथ आप अपने कॉपी पे भी लिख सकते हो। जैसा माध्यम आपको लगता है आप पहले आंसर दीजिए, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। इससे आपका नॉलेज भी पता लग जाएगा कि आपका जो है कितना प्रिपेयर है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, विचार कर लिया होगा। चलिए अच्छी बात है। देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि वह कण जो परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं वो क्या कहलाती हैं। देखिए पहले अगर ऑप्शन की हम बात करें ए इलेक्ट्रॉन, तो ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सही आंसर नहीं हो सकता है, ये गलत यहाँ पर ऑप्शन है। बी देखा जाए तो प्रोटॉन, नहीं, परमाणु द्रव्यमान निर्धारित प्रोटॉन तो नहीं करता है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत गया। सी देखा जाए न्यूट्रॉन, तो देखा जाए तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर ये भी सही है, क्योंकि इसमें देखा जाए न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो वो कण जो परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप सी ऑप्शन के जा सकते हो कि जो है परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करने वाला जो है न्यूट्रॉन ही होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्या ए नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या बी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या सी नाभिक में जो नाभिकी के बराबर होता है, या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का आंसर भी दिलचस्पी होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आप अपना आंसर दे दीजिए, या कॉपी पे लिख दीजिए, या कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है सुविधा कि आप मुझसे पहले आंसर बताते हो तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना जो है आंसर देने के माध्यम चुन लिया होगा, आपने दे भी दिया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है एनालाइज करने की कोशिश करें कि आखिर क्वेश्चन में किस बात की तरफ इशारा की गई है। देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन साफ है। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्या ये नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है? नहीं, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या बी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या? नहीं जी, ये भी गलत है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी ए बी तो गलत गया। क्या सी है नाभिक में नाभिक के बराबर? देखिए नाभिक में नाभिक के बराबर ये बात तो कहीं हद तक सही नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन की तरफ नज़र करें तो डी ऑप्शन ही हमारा शेष रह गया है। क्या ये ऑप्शन सही होगा? नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ जी ये सही है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑप्शन सही है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर, यानी नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न की संख्या के बराबर, किसकी संख्या के बराबर होता है? क्या ये नाभिक में प्रोटॉन के बराबर होता है, या नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या सी नाभिक में नाभिक के बराबर होता है, या नाभिक के बाहर प्रोटॉन के बराबर होता है? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप अपना आंसर सोच सकते हो, अपना आंसर जो है देने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है। और आप इसको कमेंट के थ्रू भी दे सकते हो, या अपने एक नोटबुक पे जो है अपने आंसर लिख सकते हो, उसके बाद जो है चेक कर सकते हो
कितना आंसर आपका सही गया। अगर आपने जो है आंसर दे चुके होगे तो चलिए हम देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न की संख्या के बराबर होता है। पहला ऑप्शन बोला है कि नाभिक में प्रोटॉन। देखिए नाभिक में प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों के बराबर तो होगी नहीं। दूसरा बोल रहा है नाभिक में न्यूट्रॉन। क्या नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होता है? जी नहीं, यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो क्या सी नाभिक में के बराबर होती है? नहीं, आपको यही भरमार रहा होगा कि नाभिक में नाभिक के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन के साथ आप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन शेष रह गया है, डी, नाभिक के बाहर प्रोटॉन। हाँ जी, ये आंसर आपका सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका सही है, यानी डी, नाभिक के बाहर प्रोटॉनों की संख्या। तो ये ऑप्शन जिन बच्चों ने चूज़ किया है वो सही है, लेकिन जिन बच्चों का ये आंसर गलत गया वो निराश ना हो। आगे और भी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न की संख्या के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए चैप्टर हम अगर ये एटॉमिक नंबर संरचना कर रहे हैं तो ये काफ़ी इसके अंतर्गत काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन सब है ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो कि भाई सारे क्वेश्चन तो एक जैसे लग रहे हैं, हम आंसर दे तो दे किसको। लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं है, सिर्फ आपको इसकी वेरिएशन को समझना है। देखिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए परमाणु में नाभिक के बराबर, ऑप्शन बी परमाणु में प्रोटॉन के बराबर, ऑप्शन सी परमाणु में न्यूट्रॉन के बराबर, या डी परमाणु में न्यूक्लियॉन के बराबर। तो सबसे पहले जो है आप अपना आंसर यहाँ पर चुन सकते हो। आपने जो आंसर चुने हुए सही होगा, क्योंकि मुझे पता है आपने जो है एनसीईआरटी के बुकों को जो है अच्छे से फॉलो किया होगा, लाइन टू लाइन पढ़ा होगा। जो बच्चे ने लाइन टू लाइन पढ़ा होगा उनके लिए आंसर देना बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए चलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के बीच बीच से ही क्वेश्चन को उठाया गया है, तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और ज़रूरी भी है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और बता भी दिया होगा मुझे, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ए परमाणु में नाभिक के बराबर होता है, तो ये बात यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है कि परमाणु में नाभिक के बराबर तो होगा नहीं, ए यानी गलत है। दूसरा बोल रहा है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्या ये सही हो सकता है? हाँ जी, ये सही है। आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये एक सही बात है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निम्न संख्या के बराबर होता है, तो वो है परमाणु में प्रोटॉनों संख्या के बराबर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सही है, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन चुना है वो गलत है। चलिए निराश ना होइए, आगे और भी क्वेश्चन है। कहते हैं यहीं पर जो है सिलसिला नहीं खत्म होती है, क्वेश्चनों की सिलसिला बहुत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके लिए उत्तरदायी है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके लिए उत्तरदायी, किसके लिए उत्तरदायी है? क्या परमाणु द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी है, या बी परमाणु क्रमांक के लिए उत्तरदायी है, क्या सी द्रव्यमान संख्या के लिए उत्तरदायी है, या डी न्यूट्रॉन संख्या के लिए उत्तरदायी है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको आंसर इसका देना चाहिए। जो बच्चे इसका आंसर देंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, उनको भी अपना आंसर का जो है सही परीक्षण करना चाहिए, अपने ज्ञान की परीक्षण करना चाहिए कि भाई कितना आंसर का जो है मैं सही क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। तो ये महत्वपूर्ण रहता है, और इसका माध्यम है कि या तो कमेंट करके दे सकते हो या अपने कॉपी पे नोट करके दे सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, चलिए अच्छी बात है। हम इसका आंसर जो है देखते हैं एनालाइज करके कि क्या हो सकता है। कहा है किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके कारण उत्तरदायी होती है? तो पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान की। चलिए परमाणु द्रव्यमान जो यहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है, तो आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उनका जो आंसर है गलत है। और बी कहता है परमाणु क्रम। क्या आपने परमाणु क्रम
क्रमांक को चुन लिया। जो जिन बच्चों ने जो है परमाणु क्रमांक की ऑप्शन चुना है उनका ऑप्शन जो है यहाँ पर है बिल्कुल ही सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने परमाणु क्रमांक चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? क्वेश्चन साफ है, समझ वाली है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम, बी बोल रहा है 9.11 गुना 10⁻31 किलोग्राम, और सी बता रहा है 1.67 गुना 10 की जो है पावर 27 ग्राम, और डी बता रहा है 9.11 गुना 10⁻31 ग्राम। देखिए यहाँ पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नहीं होता है, यानी देखा जाए तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नहीं होता है। तो इसका मतलब जो है दो ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, यानी देखा जाए तो ए बी जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके लिए अच्छा किया, दो जो है एलिमिनेट कर दिया। तो आपका सिर्फ द्वंद्व रह गया सी और डी में। दो ऑप्शन है, दो से ऑप्शन से आपको 50-50 चांस मिलता है इसका आंसर सही करने की। तो इससे आसान आपके लिए क्या हो सकता है? चलिए आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के साथ साथ अपने नोटबुक पे लिखिए, जहाँ जो भी माध्यम आपको लगता है मुझ तक पहुंच जाएगा आंसर, उस माध्यम को आप चुनिए, अच्छा रहेगा। तो आपने अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से मुझ तक पहुँचा दिया है, चलिए अच्छी बात है। अब बता दूं मैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 द्रव्यग्राम। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हमें बताई जा रही है सही है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये महत्वपूर्ण है, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया था वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उनको और भी आगे अच्छा करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित संख्या से निर्धारित होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझदार है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। किसकी संख्या से निर्धारित होती है? ए प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, या डी इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है, या सी न्यूट्रॉन की संख्या से होती है, या डी न्यूक्लियस के साथ होती है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपना आंसर जो है मुझे किसी भी माध्यम से पहुँचा सकते हो, तो आप खुद ही इतने समझदार हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और मुझे जो है बता भी दिया होगा, तो ये अपने महत्वपूर्ण है। चाहे आप अपना आंसर कॉपी पे नोट करके देखिए कि इसका आंसर आप क्या हो सकता है, क्या आपने सही दिया या गलत। तो हम अगर आंसर को एनालाइज करें तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। तो किसकी संख्या से निर्धारित होती है? आपने क्या बताया? ए प्रोटॉन। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है ए प्रोटॉन गलत है, ये प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बी की जगह डी लिख गया है, तो कोई बात नहीं, इसको बी समझ लीजिए। बी बता रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है? बी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये गलत है। जिन बच्चों ने बी इलेक्ट्रॉन को माना था वो गलत है, बेशक मिसप्रिंट है, उसका कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है कि ये सीरीज में है तो ए बी सी डी में ही है, तो उसका टेंशन नहीं है। जो डी लिख गया होता है, देखिए इंसान है, इंसानों से मिसप्रिंट होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत गया, यानी बी इलेक्ट्रॉन जो है गलत है। सी कहता है न्यूट्रॉन। सी क्या न्यूट्रॉन सही हो सकता है? जिन बच्चों ने सी न्यूट्रॉन लिखा है उनका आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सी न्यूट्रॉन ही है। यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित संख्या से निर्धारित होती है, तो वो होती है न्यूट्रॉन से। जिन बच्चों ने न्यूट्रॉन दिया है जवाब उनका सही है, और वो आगे और भी अच्छे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि उपपरमाणिक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है। यानी उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं। एक प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी नाभिक, क्या कह सकते हैं। तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर चुन सकते हो और अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हो, क्योंकि आपका आंसर हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि आप जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपका आंसर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आपने अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से दे चुके होगे, अच्छी बात है। अब हम इसका जो है एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन की क्या वेरिएशन है। क्वेश्चन बोला है कि उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है प्रोटॉन, तो उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ए प्रोटॉन नहीं हो सकता। इसका आंसर ए प्रोटॉन गलत है। ए प्रोटॉन निर्धारित नहीं करती है। बी न्यूट्रॉन, जिन बच्चों ने न्यूट्रॉन दिया है, जिन्होंने बताया है कि बी न्यूट्रॉन, उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बी नहीं है। बी न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ऑप्शन है। पर जो है उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों से निर्धारित होती है वो बी न्यूट्रॉन नहीं है। बी ऑप्शन गलत है। तो चलिए देखते हैं सी क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन, क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉन बताया है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो है उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है वो कण जो होता है इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण निर्धारित होती है। यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही जाता है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं चुना है उनके लिए और भी आगे ऑप्शन है, तो वो निर्धारित कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप चेक कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। किसने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। क्या जे थॉमसन ने किया था, क्या नेस्टर रदरफोर्ड ने किया था, या जॉन डाल्टन ने किया था, या न्यूल्स बोर ने किया था। देखिए क्वेश्चन क्लियर है और काफ़ी साधारण है, कोई खास नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की। अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की, काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनों की खोज देखा जाए तो जिन बच्चों को पता होगा डायरेक्टली आंसर दे देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। यानी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पे निर्धारित करती है। क्या ए इलेक्ट्रॉन पे, बी न्यूट्रॉन पे, या सी प्रोटॉन पे, या डी न्यूक्लियस पे। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी विशेष है। आपको जो भी ऑप्शन यहाँ सही लगता है वो दे सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कमेंट करके दीजिए या बॉक्स में लिखिए या अपने नोट को बुक पे लिखिए, क्योंकि इससे ये होगा ना आपका पता लग जाएगा कि आपने कितने आंसरों का जो है सही जवाब दिया और कितने गलत गए। इससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी का जो है आकलन कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, लिख लिया होगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखा जाए तो मैं एनालाइज करके देख सकता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो देखा जाए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। देखिए अगर हम किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉन कहा है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है।
एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ए इलेक्ट्रॉन गलत है। अब जिन बच्चों ने बी न्यूट्रॉन कहा है उनका आंसर यहाँ पर सही नहीं है, यानी इसका बी ऑप्शन भी गलत है। जिन बच्चों ने बी न्यूट्रॉन कहा है उन सारे बच्चों का आंसर जो है गलत है। अब देखिए यहाँ पर सी है, तो जिन बच्चों ने प्रोटॉन का जो है ऑप्शन को चुना है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होती है प्रोटॉन पे निर्धारित होती है कि प्रोटॉन उसमें कितनी है, यानी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन पे निर्धारित करती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही है और वो आगे और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का आंसर गलत गया है उनके लिए आगे ऑप्शन भी मौजूद है। तो चलिए उन बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक निम्न से बना होता है। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? क्या ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, या बी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन से बना होता है, या सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन से बना होता है? तो यहाँ पर आप अपने आंसर का जो है पुष्टि कर सकते हो कि कौन सा आंसर आपका सही है और उस आंसर के साथ आप जा सकते हो। तो ये अच्छी बात रहेगा, ठीक है। और बाद में देखना कि कितना आंसर आपने सही दिया। तो आपने अपना आंसर जो है चयन कर चुके होंगे। हम अब इस पर एनालाइज करके देखते हैं कि वास्तविकता में इसका आंसर क्या होगा। देखिए, परमाणु का नाभिक निम्न से बना होता है। परमाणु का नाभिक तो एक ही चीज़ से बना होता है। किससे बना होता है क्या आपको पता है? इसमें दो मटेरियल का यूज़ किया जाता है नाभिक, परमाणु के नाभिक बनाने के लिए। तो आपने क्या ऑप्शन चुना है? देखिए, क्या आपने ए चुन लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परमाणु का नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनी हुई होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आपने जो है परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ दर्शाया है, यानी ए ऑप्शन को आपने चुन लिया। तो आपका आंसर यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शनों को चुना है उनका गलत है, तो उस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने पता लग ही गया होगा कि ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको लग रहा हो कि सारे एक जैसे ही हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते जरूर है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चनों की विशेषता है और इसी में एग्जाम जो है आपको फंसाता भी है। तो यहाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग किसके बराबर होता है? क्या ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या डी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर चयन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर सकते हो। आपने अपना आंसर का चयन कर लिया होगा और मुझे विश्वास है कि वो आंसर आपका सही भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एग्ज़ाम का पता लगेगा कि आपने जो है किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी हो। तो आपने अपना आंसर चुन लिया। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो आपने को याद होगा कि परमाणु में दो तत्व होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो है विशेषता दी गई है? अरे यहाँ पर तो पहले ऑप्शन पे ही दी गई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कही और जिन्होंने ऑप्शन पे लगाया है उन सभी बच्चों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही गया, ए ऑप्शन सही गया है। और जिन बच्चों ने नहीं दिया है कोई बात नहीं, कहते ना कृत कृत अभ्यास ती जलमती हो सुजान, रस्सी अब जात तो शिल्पे प्रत निशान। जिन बच्चों ने बार बार कोशिश करेंगे उनको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि जो बच्चे कोशिश करना छोड़ देते हैं वो एग्ज़ाम को भी अपने हाथों से छोड़ चुके होते हैं, और जो उन्होंने कोशिश की, जो दामन पकड़ रखा होता है, वो जीवन में कामयाबी की भी दामन उनके साथ चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है,
बोर द्वारा प्रस्तावित परमाणु का मॉडल इस प्रकार का है। किस प्रकार का जो है वेल ने अपनी जो है परमाणु मॉडल दिया था, यानी जो है वेल ने यानी बोहर ने जो है अपनी परमाणु मॉडल का जो एक ढांचा तैयार किया था, वो परमाणु मॉडल किस प्रकार का है? क्या वो बैर का हलवा है, बैर का जैसा है, या एक ग्रह प्रणाली है, या एक कठोर गोला है, या डी एक नाभिक इच्छुक रूप से इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्वेश्चन है। ठीक है, बेशकली जो है आपको ऑप्शन बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन तो यही है भाई, हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा शब्द जो होता है बहुत ही कठिन ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, लेकिन हिंदी में बहुत टफ रहता है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा कि वेर द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपने बता भी दिए होंगे, अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं एनालाइज करके कि वेर द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। तो देखिए, वेर का हलवा, ऐसा तो नहीं है कि वेर का हलवा जैसा दिखाई दिया हो परमाणु का मॉडल, बैर जैसा तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता कि वेल का परमाणु इस प्रकार मॉडल रहा होगा। देखिए, बी एक ग्रह प्रणाली, ग्रह प्रणाली, आप ग्रह प्रणाली समझते हो क्या कहना चाहता है ये एग्जामिनर? आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं ना, अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं, अपने अक्ष से कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं। और ऐसा ही वेल ने भी जो है वेर ने भी ऐसी परमाणु मॉडल की संरचना की जो है प्रस्तावना दिया था। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। आप ग्रह के भी जो है कल्पना कर सकते हो, ग्रह जो होती है अपनी अक्ष पे घूमती रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही है, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन को चुना होगा उनका गलत है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, और बार बार आप कोशिश कीजिए, सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कौन सा उपपरमाण्विक कण ऋणात्मक आवेश वहन करती है? कौन सा उपपरमाण्विक कण जो है ऋणात्मक आवेश वहन करती है? क्या ए प्रोटॉन, क्या बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी नाभिक? तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे समझ लें कि कौन सा उप परमाण्विक कण ऋणात्मक आवेश वहन करती है। ठीक है, आपने अपना आंसर जो है चुन लिया होगा। जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है देने का आंसर, वो दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपको सब नॉलेज होती है। तो आप अपना जो है ऑप्शन देख सकते हो कौन सा। देखिए, आपने अगर चुन लिया प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि ए प्रोटॉन नहीं करता ऋण आवेश को वहन। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन। लेकिन नहीं, बी ऑप्शन भी यहाँ गलत है, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन के साथ नहीं जा सकते हैं। उपपरमाण्विक कण में जो है ऋणात्मक आवेश वहन न्यूट्रॉन नहीं करती है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन को आप सही नहीं कह सकते, गलत है। बी ऑप्शन को आप रिजेक्ट कीजिए। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सबका गलत है। तो इसका मतलब सी होगा इलेक्ट्रॉन। सी इलेक्ट्रॉन को बात कह रहे हो आप लोग? नहीं, ये बात आपका सही है। नहीं नहीं, सही है, गलत नहीं है, सही है, आपने सही चुना है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उनका सही है। यानी कौन सा उपपरमाण्विक कण जो है आवेश को वहन करता है, तो वह सी है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जा सकते हो, आपका ऑप्शन सी जो है सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। किसी परमाणु के प्रथम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है? देखिए, क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है और आसान भी है, क्योंकि जिन बच्चों ने जो है परमाणु कोशों का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया होगा उनको तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर पता होगा। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन जिसमें जो होती है ऑर्बिटल में KLMN से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया है किसी परमाणु के प्रथम यानी पहली फर्स्ट जो है सेल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन है A 2, B 8, C 18, D 32। तो आप अपना आंसर जो है फटाक से चुन लीजिए, कौन सा आंसर आपका सही होगा।
या तो मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो या अपने नोटबुक पे लिख सकते हो आंसर चेक करने के लिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। किसी परमाणु के प्रथम कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो KLMN होता है रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत देखा जाए तो पहले ऑर्बिटल में जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित की गई है। और तीसरे ऑर्बिटल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन निर्धारित की गई है। और चौथे ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन को जो है निर्धारित की गई है। तो हमसे पूछा गया कि प्रथम यानी पहली फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने जो है इलेक्ट्रॉन हो की संख्या होगी। तो जनरल सी बात है, जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझा दिया तो इसका मतलब पहले जो केफ सेल में जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। यानी 2 जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे सही है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में होते हैं। ठीक है, दूसरे कोश में 8 होंगे, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना था उन सारे बच्चों का आंसर सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सामान्य होती है। देखिए किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप की यहाँ बात कर रहा है। किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या होती है, क्या होती है? क्या ये प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी नाभिक, किसके बराबर होता है, किसके समान कर सकते हो आप अपना आंसर जो है चुनिए और इसको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, चाहे अपना कॉपी पे कोई भी माध्यम चुनो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आंसर सही रहेगा तो आपका ही मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आंसर दीजिएगा उतना मनोबल बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी आगे जाएगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या सामान्य होती है, किसके समान होती है? क्या आपने ए ऑप्शन को चुना है, प्रोटॉन? तो आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। ए ऑप्शन के साथ जिन बच्चों ने सोचा उन सबका आंसर गलत है। प्रोटॉन तो होता नहीं है, समस्थानिक संख्या सामान्य होती है, प्रोटॉन के बराबर नहीं। बी कहता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन का होता है? नहीं नहीं नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की जो बात कही जा रही है, जिन बच्चों ने चुन लिया वो गलत है। ऐसे तुक्का मत लगाइए, क्योंकि ट्रिक जो होता है कभी सटीक नहीं बैठता। सटीक तुक्का वाले काम कभी मत कीजिए, क्योंकि अक्कर बक्कर कभी काम नहीं आता है, समझ वाली काम आती है। अगर आपको पता होगा तो सी ऑप्शन क्या सही है। सी ऑप्शन के साथ जो जो बच्चे, कौन कौन बच्चे गए हैं, जिन जो जो सी ऑप्शन पे गए हैं, सी ऑप्शन, यहाँ पर उनका सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है वो सही है कि किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या जो है न्यूट्रॉन के सामान्य होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कट है। क्वेश्चन देखिए, समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या ये परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या बी परमाणु क्रमांक कहते हैं, या सी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या डी न्यूट्रॉन संख्या? तो आप अपना आंसर का जो है यहाँ पर चयन कर सकते हो। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, या कमेंट भी कर सकते हो। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर चुके होगे, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मुझसे पहले आंसर देना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो जर्नल सी बात है, अगर ये ऑप्शन आप चुन रहे हो परमाणु द्रव्यमान, तो देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर जो है गलत है। ये जो है गलत है, परमाणु द्रव्यमान तो नहीं हो सकता है। परमाणु द्रव्यमान जिन बच्चे गने सही सोचा होगा वो गलत है, परमाणु द्रव्यमान तो नहीं है। क्या आपने परमाणु क्रमांक को चुन लिया? जिन बच्चों ने परमाणु क्रमांक का जो है ऑप्शन चुना है, बी ऑप्शन, उन सभी बच्चों का ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही होती है वो। यानी बी ऑप्शन इसका सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक ही कहलाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है
किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? देखिए, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसका? ए परमाणु क्रमांक का, बी वैधता का, सी परमाणु द्रव्यमान का, या डी द्रव्यमान संख्या का। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ वैधता के जगह आप बैलेंसी लिख सकते हो, बैलेंसी। तो क्योंकि हिंदी का वर्ड है तो काफ़ी कंफ्यूज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए मैंने आसान कर दिया कि वैधता को यहाँ बैलेंसी कहेंगे। ठीक है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करती है। किसके कारण? आप अपना आंसर जो है लिख के जो है अपना ज्ञान का परीक्षण कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है। किसका? परमाणु क्रमांक का। आपने क्या सोचा? परमाणु क्रमांक का जो है निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। ये ए ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है, गलत है। ये ऑप्शन को हम यहाँ रिजेक्ट करते हैं। बी बोलता है वैधता यानी बैलेंसी। तो बी बैलेंसी हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपने क्या आंसर चुना था? तो देखा जाए यहाँ पर जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है बैलेंसी यानी वैधता, उनका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है क्योंकि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका निर्धारित करती है बैलेंसी को, और बैलेंसी जो है सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर वैधता सही है, बैलेंसी को निर्धारित करती है। जिन बच्चों ने जो है बैलेंसी को चुना है उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, किसी परमाणु के दूसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। यहाँ पर हमसे दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली है। तो जिन बच्चों को पता होगा, जिन्होंने समझा होगा, उनके लिए काफ़ी आसान होगा और वो आंसर पहले ही दे चुके होंगे क्वेश्चन आने से पहले। चलिए अच्छी बात है, आपने दे दिया होगा। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। किसी परमाणु के दूसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोश में जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन होती है, द्वितीय कोश में जो होती है 8 इलेक्ट्रॉन होती है, तृतीय कक्ष में जो होती है 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और चौथे कक्ष में जो होता है या चतुर्थ कक्ष में होता है 32। तो हमसे यहाँ पूछ लिया है दूसरे कोश में यानी सेकेंड ऑर्बिटल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, 8 होंगे। तो 8 बी ऑप्शन इसका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही है। वो बी ऑप्शन वाले बच्चे जितने भी हैं वो सही है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और भी आगे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि परमाणु का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर और साफ है कि परमाणु का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग कहते हैं, किसने प्रस्तावित किया है। क्या ये जे थॉमसन ने की थी, या बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, या सी नील्स बोर ने की थी, या डी जॉन डाल्टन ने की थी। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि प्लम पुडिंग की जो है प्रस्तावना किसने रखी थी। जो बच्चे अपना आंसर देना चाहते हो दे सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, या अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। बाद में उनको आंसर चेक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा, अपना आंसर दे दिया होगा। अब हम एनालाइज करके देखते हैं क्या हो सकता है। परमाणु का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, इसका प्रस्तावना किसने किया था। तो इसका प्रस्तावना ए जे थॉमसन ने किया था। और जिन बच्चों ने ए जे थॉमसन लिखा है, जिनका ऑप्शन ए था, वो सारे बच्चों का आंसर सही है। और ये अच्छी बात है कि आप इतने सारे अमाउंट में अपने आंसर जो है सही दिया है, सारे बच्चों ने सही दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आप लोगों को इसका आंसर पता था, आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे चुके हो। अच्छी बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण हैं। कौन से कण जो है परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ काफ़ी दिलचस्प है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण क्या है। क्या हम उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या बी प्रोटॉन कहते हैं, या सी न्यूट्रॉन कहते हैं, या नाभिक कहते हैं। क्वेश्चन तो है काफ़ी महत्वपूर्ण।
और आपको जो है आंसर पहले देना है। आप अपना आंसर चुनिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर सबसे पहले क्या है। तो आप लोगों ने अपना आंसर का जो है चयन कर लिए होंगे, अच्छी बात है। कहते हैं जो प्रथम चयन करते हैं वही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपने चयन किया, अच्छी बात है। चलिए एनालाइज करके देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है, तो आंसर भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए इलेक्ट्रॉन, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो और जिन बच्चों ने ए ऑप्शन को चुना है उन सभी बच्चों का जो है आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है वेल मॉडल इसकी व्याख्या करने में विफल रहा। जो वेल था निल्स वेयर जो था किस मॉडल की व्याख्या करने में सफल नहीं हुआ, अगर यानी फेल हो गया। क्या ए परमाणु की स्थिरता बताने में फेल हो गया था, या बी आयन के निर्माण में बताने में फेल हो गया था, या इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर को बताने में फेल हो गया था, या इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के बारे में बताने में जो है निल्स बोर फेल हो गए थे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आखिर नील बोर मॉडल जो है किसके कारण विफल रहा। तो आप अपना आंसर जो है चयन कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और मुझे किसी भी माध्यम से भेज चुके होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नील मॉडल इसकी व्याख्या करने में जो है असफल रहा। तो जनरल सी बात है, इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर दिया जा सकता है कि परमाणुओं की स्थिरता बताने में वह सफल रहा। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी परमाणु की स्थिरता बताने में नील बोर मॉडल जो थी विफल रहा। लेकिन देखा जाए तो नील बोर मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी कि इलेक्ट्रॉनों की दोहरी प्रकृति के बारे में भी बताया था, इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर के बारे में भी, आयन का निर्माण में। सिर्फ जो है वेल मॉडल जो है परमाणु स्थिरता को जो है बताने में सफल नहीं रहा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी परमाणु के तीसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। क्वेश्चन देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार मैंने समझा चुका हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर जो है सही देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोगों ने अपना आंसर का चयन कर लिए होंगे, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने चयन कर लिया उनके लिए मुबारक हो, अच्छी बात है। अब इसका जो है क्वेश्चन का हम एनालाइज करके देखिए किसी परमाणु के तीसरे कोश में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ऑर्बिटल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं और चौथे में 32 होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, तीसरे कोश में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जनरल सी बात है दोस्तों, इसका जो होगा C 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा तीसरे कक्ष में होगा, यानी KLMM की बात कर रहा है ये। तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। और जिन बच्चों ने C ऑप्शन लगाया है उन सारे बच्चों का जो है आंसर सही जाता है, उनके लिए मुबारक, अच्छी बात है, वो चेक कर सकते हैं। C ऑप्शन इसका सही है, C ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी देखा जाए तो महत्वपूर्ण है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक भी निम्न संख्या के बराबर होता है। आखिर यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछ लिया ना कि परमाणु, देखिए तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। क्वेश्चन क्लियर है। तो पहला है नाभिक में प्रोटॉनों के बराबर होती है, या नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की बराबर होती है, या नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या नाभिक में नाभिक के बराबर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ है, आप अपना आंसर का चयन कर सकते हो, ये अच्छी बात रहेगी क्योंकि ये समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो सही से आंसर लगाइएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न संख्या के बराबर होती है। तो नाभिक तो चलिए गलत है, ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर, क्या ये आपने आंसर चुना है C। तो यहाँ पर C चुनने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत बुरी बात है, ये आंसर गलत है, अब दुखी होना पड़ जाएगा आपको। B देखिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने नाभिक में इलेक्ट्रॉन की बात की वो आंसर तक तो नहीं पहुँच सकी, क्योंकि आंसर इसका गलत है, B यह ऑप्शन गलत है। अब देखा जाए नाभिक में प्रोटॉन, तो नाभिक में प्रोटॉन सही है। जिन बच्चों ने नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बताई है वो सही है,
यानी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होती है नाभिक में प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही है, उनके लिए अच्छी बात है, वो आगे और भी कर सकते हैं। अब चलिए हम अंतिम क्वेश्चन को देखें और एनालाइज करके देखें कि क्या ये सही है या गलत है। हमारे समक्ष आ गया है अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी दिलचस्प है क्वेश्चन कि रदरफोर्ड गोल्ड फाइल्स प्रयोग से निम्नलिखित की उपस्थिति स्थापित की थी। आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने सोने के जो है पतली परत पे अल्फा कणों के बरसात कर दिया था और उसके बाद बहुत से कण जो थे आपस चले गए, आपस कितने ने मुड़ गया, किसी ने क्रॉस आउट किया, कोई दाई मुड़ गई, कोई बाई मुड़ गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, जो कि सोने के फाइल पे किया था। और सोने के फाइल इसलिए रदरफोर्ड ने चुना था क्योंकि इसको जो है पतला से पतला हम बना सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात थी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड जो है गोल्ड फाइल्स प्रयोग में निम्नलिखित उपस्थिति स्थापित की थी। किस बात को उसने जानने की कोशिश किया था? तो देखा जाए तो प्रोटोनों को देखने के लिए किया था, या बी न्यूट्रॉन को, या सी इलेक्ट्रॉन को, या डी नाभिक को। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर सकते हो। अच्छी बात रहेगा, जो बच्चों ने आंसर चुन लिया होगा उनके लिए सही रहेगा, और वो कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं कि उनका कितना आंसर सही गया। जिन बच्चे नहीं बताएंगे उनको कुछ कह नहीं सकते। चलिए अच्छी बात है, जो भी है अच्छी बात है, सब अच्छी बात ही होती है क्योंकि आप बड़े कक्षा में हो, आप खुद ही समझदार हो, आपको जो है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट है, रदरफोर्ड गोल्ड फाइल्स प्रयोग में निम्नलिखित उपस्थिति स्थापित किया था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की यहाँ पर रदरफोर्ड ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी क्योंकि इसकी खोज ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ पर बी अगर आप ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो बी भी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। और सी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। आपको मैंने बताया था कि उसने जो है सोने की परत पे जो है अल्फा कणों की बरसात कर दी थी, और न्यूक्लियस से सारे जो है, कोई न्यूक्लियस से आगे बढ़ गया, कोई न्यूक्लियस से टकरा कर पीछे हो गया, कोई बाएं दाएं हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रदरफोर्ड जो इस मॉडल के अंतर्गत नाभिक की परीक्षण करना चाहता था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और जिन बच्चों ने डी ऑप्शन चुना है उनका सही है, और जिन बच्चों ने जो है मेरे साथ आंसर चेक किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उन सब बच्चों के लिए अच्छी बात है, और मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चों के जो है आंसर सही गया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है आप से मुलाकात कई माध्यम में हो सकता है, या साइंस के साथ, या एसएसटी के साथ, या मैथ के साथ। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर यहाँ पर हर एक वीडियो लाएगा, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे साइंस का, सभी का लाएगा, क्योंकि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना होता है। तो ये बहुत ही आसान है, और ये सब दिन आप करते हो, तो इसे इग्नोर ना कीजिए, इसको ज़रूर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कीजिए। चलो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि यहाँ पर आप जो है 8th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के वीडियो यहाँ प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हर बच्चों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ पर इतना सारा ऑप्शन होगा कि 8th से लेके एमए तक, वो भी हिंदी इंग्लिश माध्यम में, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी चीज़ में उपलब्ध है। तो इतना विस्तृत होने के कारण तिरपान स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।